ठीक है, तो नया टॉपिक देख लेते हैं। पेज नंबर 101 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। ये कनेक्टेड टॉपिक है तो पहले ले लो, बीच में फिर वो टाइम ऑफ सप्लाई वाले पे अपने बाद में जाएंगे, वो कैलकुलेशन वाला है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे, आपस में बातें मत करना बीच में। हाँ, रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेक्शन का ब्लॉक है दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 22 और ये सेक्शन 30 तक जाएगा। और टॉपिक में आपको पता चल ही रहा है कि किन पॉइंट्स पे बात हो रही है। जीएसटी नंबर लेना है, कितनी बार बोलना पड़ेगा, बातें की जाएगी। जीएसटी नंबर के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, किन के लिए मैंडेटरी है, तो वो एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से पता चलेगी। इंट्रोडक्शन में ना वो जीएसटी नंबर का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो समझ लेते हैं एक बार पहले किस तरीके से है। तो वैसे तो क्या है, सबसे पहले आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जीएसटी नंबर इज सेकेंडरी, जीएसटी नंबर लेने के लिए पैन नंबर नेसेसरी है। रीजन बीइंग कि जो पैन नंबर होता है आपका 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो जीएसटी नंबर के अंदर मेंशन किया होता है, तो बाकी के डिजिट्स एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं, तो वो पैन नंबर के 10 डिजिट तो यहाँ पे यूज होने ही वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो एक जीएसटी नंबर में होंगे वो कितने बोले हुए हैं, 15। ठीक है, तो 15 डिजिट नंबर है ये, और उसका आपको फॉर्मेट दे रखा है कि 15 डिजिट्स कैसे डिवाइड हुए। तो देख लो, सबसे पहले तो स्टेट कोड होगा अपना, गुजरात का जो स्टेट कोड है वो 24 है। तो आप देख लेना, यहाँ पे कोई भी बिल में जीएसटी नंबर देखोगे तो उसमें आपको 24 मेंशन किया हुआ मिल जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद 10 डिजिट्स जो है वो तो एग्जैक्टली पैन नंबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज एंट्री नंबर ऑफ द सेम पैन नंबर होल्डर इन द स्टेट। अच्छा, तो एंट्री नंबर में ऐसा होगा कि एक पैन पे आपके कितने जीएसटी नंबर आपने ले रखे हैं, तो फर्स्ट जीएसटी नंबर होगा तो 1 मेंशन किया होगा, सेकंड होगा तो 2 मेंशन किया होगा, वैसा रहेगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं थी कि एक पैन पे अपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वो इस चैप्टर में वैसे भी डिस्कस होने ही वाला है। उसके बाद जेड जो है वो बाई डिफॉल्ट एक अल्फाबेट है जो कॉमन रहेगा, और एक लास्ट में चेक सम करके एक डिजिट रहेगा, वो रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, वो डिपार्टमेंट का काम है, अपना काम नहीं। तो 15 डिजिट्स का ये जीएसटी नंबर है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आ रहा है सेक्शन नंबर 22। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताई हुई है कि आपको जीएसटी नंबर कब मैंडेटरीली अप्लाई करना ही पड़ेगा और कब तक आप जीएसटी नंबर के बिना अपना बिजनेस चला सकते हो। तो अगर न्यूमेरिकल लिमिट की बात करें तो 3 लिमिट्स हैं। एक 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, एक 20 लाख है और एक 40 लाख है। दिस इज द लिमिट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर। इतने लिमिट तक का आपका एनुअल टर्नओवर चलेगा, कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर जाते ही इमीडिएटली अप्लाई कर देना। अब ये लिमिट्स जो दे रखी है ये स्टेट वाइज भी है और टाइप ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करती है, तो वो आप समझ लो। अब ये फर्स्ट पेज पे जो 102 पे आप देख रहे हो पूरी थियरी लिखी है, वही सेम चीज नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो वो चार्ट के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वहां से क्विकली अपने उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेबल है उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये गुड्स की बात हो रही है, स्पेसिफिक सर्विसेज की नहीं, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, इन सब में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रखी है, 10 लाख। तो पूरे साल में अगर आपका सप्लाई का वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो इन स्टेट्स में अगर आप रहते हो, यहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप टू 10 लाख जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड नहीं। फिर नेक्स्ट जो है वो 20 लाख रुपीज की लिमिट है, ये बाकी कुछ स्टेट्स में है, अरुणाचल, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो लिमिट है दैट इज 20 लाख रुपीज। और जो रिमेनिंग 21 स्टेट्स बचे, यूनियन टेरिटरीज रह गई, जो भी नाम आपके ध्यान में आ रहे हैं इंक्लूडिंग आवर स्टेट गुजरात, तो यहाँ पे लिमिट कितनी है, 40 लाख रुपीज। तो अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख रुपए तक का आपका अगर पूरे साल का सेल है तो आपको कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर है तो फिर जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं कि इस लिमिट तक नो रजिस्ट्रेशन, इससे ऊपर जाते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? ओके, फिर इसके साथ नीचे पहले सर्विसेज वाला पॉइंट देख लो, उसमें क्या कंडीशन है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो दो ही लिमिट है, 10 लाख और 20 लाख। 40 लाख की लिमिट सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है, ये खास ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे 10 लाख वाले में सेम स्टेट्स आ गए और बाकी के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज 20 लाख रुपीज़ की कैटेगरी में कवर हो गए, ये बोल दिए। तो ये सब क्लैरिफाई हो गया कि भाई कौन से केस में क्या लिमिट अवेलेबल है।
सर्विस सेक्टर में 20 लाख से ऊपर जाती है जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी, 40 लाख जैसी कोई लिमिट किसी भी स्टेट में अवेलेबल नहीं। अब जो नोट्स थे वो देख लेते हैं। गुड्स वाले केस में ऊपर जो नोट्स हैं उसमें क्या पॉइंट बोले वो समझ लो। सबसे पहले बोल रहे हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और ये रेफरेंस आ रहा है सेक्शन नंबर 24 से जो आगे लिस्ट में मैं कवर कराने वाला हूँ। But the exemption is granted to person making interstate taxable supply of handicraft goods up to an aggregate turnover of rupees 20 lakh as long as the person has a PAN and the goods move under the cover of an e-way bill irrespective of the value of consignment। तो नॉर्मली दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक चीज तो ये बोली कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का तो उसमें वो 20 लाख 40 लाख 10 लाख की लिमिट काम नहीं आती। जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई करोगे मैंडेटरी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, भले आपका सप्लाई का वैल्यू पूरे साल में 20 लाख से कम। समझ आ गया? ये फर्स्ट कंडीशन। ऊपर देखो टेबल में लिखा भी था ना, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, हेडिंग तो वही था। दैट मीन्स कि इंटर स्टेट वालों के लिए लिमिट है ही नहीं। तो अगर आप गुजरात में बिजनेस कर रहे हो और आप महाराष्ट्र गुड्स बेच रहे हो तो आपका पूरे साल का टर्नओवर कुछ भी एक्सवाइजेड अमाउंट होगा, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब इसमें एग्जेम्पशन दिया हैंडीक्राफ्ट वाले जो गुड्स है, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वाली कैटेगरी में जो गुड्स आते हैं उनको बोला कि आप लोग जीएसटी नंबर मैंडेटरी मत लो, भले आप गुड सप्लाई कर रहे हो इंटरस्टेट कर रहे हो, लेकिन 20 लाख रुपीज की लिमिट आप यूज कर सकते हो। बट इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब रूल्स में क्या फॉलो करना है, बहुत बेसिक कंडीशन बोलिए। एक ट्रांसपोर्ट बिल जनरेट होता है जब हम गुड्स ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे भेजते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट बिल जनरेट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ई वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जो जीएसटी का एक प्रोसीजर है। बोला वो जनरेट कर दो आप, बाकी गुड्स बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप बेच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 लाख रुपीज तक की लिमिट हम अलाउ कर रहे हैं। बस ई वे बिल की एक कंडीशन माननी पड़ेगी, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आया समझ में? तो ये बेनिफिट दे दिया। सेकेंड पॉइंट में द एनहांस्ड एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज, ये पहले से नहीं थी, बाद में आई थी, इज नॉट एप्लीकेबल टू intrastate supplier of goods engaged in the supply of ice cream, other edible ice, whether not containing cocoa, ठीक है, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, फ्लाई एश ब्रिक्स। ये लिस्ट बता दी है जितने भी गुड्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, इन गुड्स का अगर आप सप्लाई करते हो तो आपके पास 40 लाख रुपए वाली लिमिट नहीं है, तो फिर कौन सी लिमिट है? 20 लाख। ठीक है, वो लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। स्पेसिफिक नोटिफिकेशन हो गया और कुछ नहीं बोला। A person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods, even if he is engaged in the exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans, advances। ये आपने कल बात नहीं कर रहे थे, वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, आपने पैसे उधार दे रखे हैं, ब्याज की इनकम आ रही है, तो बोला उस चीज को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे। अगर आप गुड्स बेचते हो और साथ में आप ये पैसा किसी को लोन पे प्रोवाइड कर भी देते हो तो वो चलेगा, क्योंकि वो लोन पे पैसा प्रोवाइड करना एग्जाम सर्विस में आता है, उस पर कोई जीएसटी वाला पॉइंट है नहीं। तो इट इज ओके, हम आपको प्योर सप्लायर ऑफ गुड्स मानेंगे और आप जो ऊपर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है उसका यूज कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हो गए। अब सर्विसेज वाले केस में all service providers whether supplying intrastate, interstate or through e-commerce operator will be exempt from obtaining GST registration provided their aggregate turnover doesn't exceed rupees 20 lakhs। तो इसमें आपको लिमिट प्रोवाइड की जा रही है इंटरस्टेट में, क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे लिमिट का यूज कर सकते हो। गुड्स वाले केस में मैंने आपको क्या बोला, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो कितनी भी वैल्यू का सप्लाई हो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट वालों को एग्जेम्प्ट किया, सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सर्विसेज में बोला कि आप 20 लाख वाली लिमिट यूज करो, क्योंकि सर्विसेज में एक्चुअली में फ्रीलांसर्स होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये लोग क्या है ना, छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या था, सर्विस वालों के लिए भी एग्जेम्पशन नहीं था। बोला अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन बाद में फिर सर्विस सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट को काफी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई छोटे मोटे फ्रीलांसर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग कहीं से बैठ के कहीं में भी सर्विस दे रहे हैं। अब मैं पूरे साल में 4-5 लाख रुपया काम कर रहा हूँ लेकिन इंटरस्टेट कर रहा हूँ, उस चक्कर में आपने जीएसटी नंबर दिलवा दिया कंपलसरी। अब जीएसटी नंबर लिया तो हर महीने रिटर्न फाइल करने का खर्चा हो रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो उन्होंने बोला गुड्स वाले केस में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ठीक है, लेकिन सर्विसेज में तो एटलीस्ट वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन लेके आए और अलाउ किया कि अगर आप इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर हो तो 20 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आप यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो ही जीएसटी नंबर लेना है, अदरवाइज नीड नहीं है। तो गुड्स में रूल अलग है, सर्विसेज में रूल अलग है, ये ध्यान रखना। क्लियर? वही
ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन देख लेते हैं डायरेक्टली, पेज 105 पे देखना। 22 सबसेक्शन 1 में लिमिट्स मैंने आपको पूरी बता दी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब ये सब कुछ सबसेक्शन ऐसे हैं जो हेडिंग से कवर हो जाते हैं, अंदर की थियरी पढ़ोगे तो भी सेम ही पॉइंट मिलेंगे, तो लास्ट डे पे पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने आपको पहले बोला कि वर्ड टू वर्ड लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कंसेप्ट को ध्यान रखो। मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगा भी, तो उससे पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बट अभी इसको ना पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखो कि यहाँ पे 22 सेक्शन है, ये रजिस्ट्रेशन को रिलेट करता है और इसके अंदर हमने ये सारी कंडीशंस देखी। आपको कंसेप्ट पता होगा तो मोर देन इनफ है, वर्ड टू वर्ड लर्निंग की अभी नीड नहीं। यहाँ पे बोल दिया जो लोग ऑलरेडी जीएसटी से पहले पुराने लॉज में रजिस्टर्ड थे, कोई एक्साइज में था, कोई वैट में था, कोई सर्विस टैक्स में था, बाय डिफॉल्ट है कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही है और उन्होंने अब तक ये काम कर लिया होगा क्योंकि मैटर 2017 का है, तो ऐसा जिसमें कोई अभी रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, पुराना हो चुका है। नेक्स्ट बता रहे हैं 22 सबसेक्शन 3 में, where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise। आपने अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया, सक्सेशन का मतलब आपके बाद आपके फैमिली मेंबर को बिजनेस मिल गया। दूसरा हो सकता है एज अ गोइंग कंसर्न आपने बिजनेस किसी को सेल ऑफ कर दिया, ये सारी चीजें हैं। अब इस केस में अमालगमेशन वाला मैटर भी आ सकता है, दो कंपनीज मर्ज हो गई या व्हाटएवर इट इज, तो जीएसटी नंबर का क्या होगा, आप अपना जीएसटी नंबर भी किसी को दे दोगे या वो अपना जीएसटी नंबर खुद रजिस्टर कराएगा? क्या होना चाहिए, खुद ही रजिस्टर कराना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने देखा जीएसटी नंबर के अंदर हमारा पैन नंबर इन्वॉल्व होता है, तो पैन नंबर और जीएसटी नंबर थोड़ी किसी को पास ऑन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा होगा कि जो बिजनेस मैं मेरे जीएसटी नंबर से लिंक करके चला रहा हूँ, अगर वो बिजनेस मैंने आपको सेल ऑफ कर दिया तो मेरे जीएसटी नंबर से उस बिजनेस को मैं डिटैच कर दूंगा और आप उसको अपने जीएसटी नंबर के साथ लिंक कर लोगे, तो बिजनेस पास ऑन हो जाएगा, जीएसटी नंबर पास ऑन नहीं होगा। ये इम्प्लाइड सी कंडीशन है, इतना बोला है इसमें। सबसेक्शन 4 में भी सेम बात है, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3। ये सेंटेंस का मतलब समझो, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसेक्शन 4 ऐसा बोल रहा है कि अगर मेरा और सबसेक्शन 1 का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ वो कुछ अलग बोल रहा है, तो किसकी बात पहले सुनी जाएगी, सबसेक्शन 4 की। notwithstanding मतलब कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, जो मैं बोलूंगा वो फुल एंड फाइनल होगा, ये ध्यान रखना। तो सबसेक्शन 1 एंड 3 में कुछ भी अलग जा रहा हो, सबसेक्शन 4 को उससे मतलब नहीं है। In case of transfer pursuant to sanction of scheme of arrangement or amalgamation, demerger pursuant to order of High Court or Tribunal, the transferee shall be liable to be registered with effect from the date on which the Registrar of Companies issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the court or tribunal। In short ऐसा है, कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई कंपनी क्रिएट हुई, डीमर्ज हुई, अमालगमेट हुई, ऐसा कुछ भी हुआ, बिजनेस ट्रांसफर हुआ, तो जैसे ही नई कंपनी फ्रेम हो गई, आरओसी ने उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया, उसी दिन से वो लोग नया जीएसटी नंबर लेने के लिए जो है लायबल हो जाएंगे और इमीडिएटली एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगेन प्रोसीजर वाली बात हो गई, प्रैक्टिकल इसमें आपको और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे अमालगमेशन होगा नई एंटिटी बनेगी, नई एंटिटी बनेगी, आरओसी सर्टिफिकेट इशू करेगी, जिस दिन आरओसी से सर्टिफिकेट आ गया कंपनी उस दिन एग्जिस्टेंस में आ गई, एग्जिस्टेंस में आते ही आपको इमीडिएटली जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर देना है, बस इतना कंप्लायंस बोलो। आया समझ में, क्लियर? ये सब थियोरेटिकल सेक्शन ही है पूरे, इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट देख लो सेक्शन नंबर 23, इसमें बोला कौन से लोग ऐसे हैं जिनको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता है, पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट में बोला कि अगर आप ऐसे गुड्स बेचते हो जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आते हैं तो फिर जीएसटी नंबर लेके क्या करोगे, जो गुड्स आप बना के बेच रहे हो वो टैरिफ में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, एग्जेम्प्टेड का मतलब नो जीएसटी टू बी कलेक्टेड, नो आईटीसी टू बी क्लेम, तो जब ये सब करना ही नहीं है तो जीएसटी नंबर ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, सरकार को उससे कोई जीएसटी तो मिलने वाला है नहीं, तो इसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो चलेगा। सेकेंड पॉइंट में बोला एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग, एग्रीकल्चर करने वाले लोग जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेशन नहीं है, ना इनकम टैक्स लगता है ना इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। वैसे सबसेक्शन 2 में ऐसा बोला कि काउंसिल और गवर्नमेंट मिलके और भी कैटेगरीज को नोटिफाई कर सकते हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अभी ओपन एंडेड है, इसके लिए जो भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे होंगे वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट अभी नहीं भी लेंगे चलेगा, आगे कहीं एग्जांपल आ गया तो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन नंबर 24। नाउ दिस इज ऑपोजिट टू 23। 23 में बोला वो लोग जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा,
24 में वो लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। वैसा इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, उसमें भी देखा ना गुड्स और सर्विस वाला। तो इंटर स्टेट में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर्विस वाले केस में आप वो 10 लाख या 20 लाख की लिमिट यूज कर सकते हो जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो। तो ये जो पूरा टेबल दे रखा है वो ग्रे में हाईलाइट करके एनालिसिस जो है उसमें वही बात बोली। 2 मिनट लेके आप उसकी लैंग्वेज पढ़ लो, जो मैंने बताया उससे लिंक कर लो, सेम पॉइंट मिलेगा। दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ ईयर 2017 प्लस सेक्शन 24। बोलो, लैंग्वेज क्लियर हो रही? बॉक्स में वही बोला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाकी की एंट्रीज देख लेते हैं, कुछ नए टर्म्स भी हैं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में आप देखो ये टर्म यूज किया हुआ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये आगे सेक्शन 27 में आने वाला है। थोड़ा बेसिक यहाँ पे रिलेट करा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या वाला है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसे बोल रहे हैं जिसे जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे, पूरे साल के लिए नहीं, कुछ पर्टिकुलर इवेंट के लिए, कुछ दिन के लिए उसको जीएसटी नंबर चाहिए, उसके बाद पूरा साल काम नहीं आने वाला। तो उसका अरेंजमेंट भी यहाँ पे किया है। अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराओगे, पूरे साल के लिए जीएसटी नंबर होल्ड करोगे, हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा। अब ब्लैंक रिटर्न भर के करोगे क्या, फालतू में खर्चा ही होने वाला है। जब काम ही नहीं है जीएसटी नंबर का, तो टेम्पररी बेसिस पे भी अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ दिन के लिए ही जीएसटी नंबर चाहिए पूरे साल में, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की एक कैटेगरी बना दी जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन होता है अप टू 90 डेज। तो एक साल के अंदर अप टू 90 डेज अगर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत है, बाकी के साल में नहीं, तो आप ये कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा लो। अच्छा, इसमें टाइम एक्सटेंशन भी देते हैं, 90 डेज को और प्लस 90 डेज भी करते हैं। ये सब बातें आगे सेक्शन 27 में लिखी है। तो 180 डेज तक आप पूरे साल में जीएसटी नंबर यूज करो, बाद में वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट इस पे रहता है, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है, अगर उस टाइप से कुछ अप्लाई करने वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, वहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट बीच में नहीं आती। नेक्स्ट बोला पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, वो पीछे अपन बात कर चुके हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये वो लोग हैं जो इंडिया के बाहर की एंटिटी है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट बट टैक्सेबल पर्सन। तो इसमें ऑनलाइन वाली जितनी कंपनीज हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स और ये सब जो कंपनीज है वो इसमें कवर हो सकती है। वैसे एग्जांपल्स अपने ले सकते हैं। सेक्शन 51 का एक रेफरेंस है, वो टॉपिक अभी पेंडिंग रहेगा, टीडीएस आगे के चैप्टर में कवर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि आप एज एन एजेंट किसी के बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि या तो आप इंडिया में अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लो, या नहीं है तो फिर किसी एजेंट को हायर कर लो जो आपके बिहाफ पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेगा। तो एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इंडिया में, एम्प्लॉइड हो गया, तो ये उस कंडीशन से कनेक्टेड। इसके बाद सेक्शन 52 वाले जो रेफरेंसेज आ रहे हैं वो भी पेंडिंग रखना, आगे के चैप्टर में कवर होंगे। टीसीएस बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सेकेंड लास्ट एंट्री में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की बात हो रही है। ऐसी एंटिटीज जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इसमें सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डेटा डाउनलोडिंग हो सकता है, गेमिंग हो सकती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये सब आ सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज आ सकता है, ये सब पॉसिबल है। सच अदर क्लासेस ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड, और भी किसी को इस लिस्ट में ऐड करना हो तो कर सकते हैं। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 24। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आ गया। सेक्शन नंबर 25 एक मेजर सेक्शन है। अगेन जितना आपका काम हेडिंग से हो जाता है सब सेक्शन की उतना ठीक है, अदरवाइज डिटेल में फिर देखने की जरूरत पड़ेगी, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है सबसेक्शन 1, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपको बताया। जीएसटी नंबर के लिए कब अप्लाई करना है, कितने दिन में अप्लाई करना है, वो स्टोरी यहाँ पे बताई हुई है। तो हमने अभी बात की थी थ्रेशोल्ड लिमिट की सेक्शन 22 में, उसी के रेफरेंस में ये है। अब आपकी जो 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो सेल्स करते करते जिस पॉइंट पे क्रॉस हो गई ड्यूरिंग द ईयर, कि भाई आज हमने जो इनवॉइस इशू किया इसके बाद इस साल का टोटल सेल 20 लाख से ऊपर जा चुका है, या अपने स्टेट में अगर 40 लाख की लिमिट है तो उससे ऊपर जा चुका है, तो इम्प्लाइड है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको टाइम लिमिट दी है ना, दैट इज 30 डेज। 30 डेज कब से, ये लिमिट जो क्रॉस हुई है ना थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना पड़ेगा। अब एक डेट के साथ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 23 अगस्त आज की डेट है, और आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, इस दिन पे क्रॉस हो गई। इनवॉइस जो है वो 20 लाख रुपीज से ऊपर चले गए, या फिर 40 लाख रुपीज से ऊपर चले गए, तो अप्लाई कितने दिन में करना पड़ेगा, अगले 30 डेज के अंदर अंदर। आपने सोचा यार कंप्लायंस से फॉलो कर लेते, डिले क्यों करना है। आपने 1 सितंबर को एप्लीकेशन कर दिया फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करके रख दिया।
अब रजिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, काफ़ी क्विक है, 2-3 दिन के अंदर तो रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है वैसा है। तो मान लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 सितंबर को हो गया और इस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना उन्होंने इशू कर दिया, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर इस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कौन सी डेट से माने जाओगे इफेक्टिवली, इस डेट से या फिर किसी और डेट से। तो सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव इस डेट से होगा, नॉट फ्रॉम 3 सितंबर बट फ्रॉम 23 अगस्त। ये सेक्शन बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज है, अपने को यही मान के चलना है। तो जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये रजिस्ट्रेशन इस डेट से नहीं, जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई थी उसी दिन से वैलिड माना जाएगा। ऑफिशियली यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम 23 अगस्त एंड नॉट 3 सितंबर। आया समझ में, क्लियर हुआ? अब क्योंकि उन्होंने रूल ऐसा बनाया हमें फॉलो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एक दूसरा रूल भी है इसमें, अगर आपने ये एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर अंदर नहीं किया तो ऐसा भी तो हो सकता है। सपोज ये 23 अगस्त की अपनी डेट थी, आपने जो एप्लीकेशन किया 1 अक्टूबर को किया, अब ये गैप देख लो 30 डेज से ज़्यादा है या कम? ज़्यादा ही हो गया। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला वो सपोज 5 अक्टूबर को मिला। अब इस केस में ऐसा बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा इस डेट से एंड नॉट फ्रॉम दिस डेट। डिफरेंस समझ आया? तो विद इन 30 डेज अप्लाई करने पे आप ओरिजिनल डेट से रजिस्टर्ड माने जाओगे, 30 डेज के बाद अप्लाई करोगे तो जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा वहाँ से रजिस्टर्ड माने जाओगे। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बट इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि चलो ये तो अच्छा है, इसमें पेनल्टी लगेगी फिर और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तो महंगा पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली अपना कंप्लायंस तो टाइम पे करना है, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में 2 ऑप्शन है, ए और बी, तो ये दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। और जो चार्ट बनाया हुआ है उसके अंदर यही बात हो रही है। आपको डेट के साथ एग्जाम्पल लिखना है तो उसको नोट करके रखना, लिख लो उसको। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पता चला? लिख लो फिर आगे देखते हैं। बोलो हो गया? नोट कर लिया? कुछ कंफ्यूजन इसमें? समझ आया रजिस्ट्रेशन कब से वैलिड होगा? तो ये वैलिडिटी वाली डेट ध्यान रखना। इसका रीजन है, फर्क तो उससे ऑब्वियसली पड़ेगा और कैसे पड़ेगा साथ में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब आप इस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करा रहे हो, भले आपका सर्टिफिकेट इस दिन पे आया लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो यही मानी जा रही है। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, ये जो टाइम गैप है इसके बीच में आपने बिजनेस बंद कर दिया होगा, काम चल रहा होगा, आप बोले नहीं अभी जीएसटी नंबर लेना है, 2-4 दिन छुट्टी रखते हैं, चलेगा? ऐसे 10-15 दिन छुट्टी रख लिया आपने तो होगा नहीं, बिजनेस तो अपनी जगह चलता रहेगा। अच्छा, इस ड्यूरेशन में जो भी आपने सेल्स किया होगा, इनवॉइसेस इशू किए होंगे, वो सारे इनवॉइस विद जीएसटी होंगे विदाउट जीएसटी होंगे? विदाउट जीएसटी। जीएसटी नंबर तो आया नहीं है। अच्छा, इस डेट के बीच में तो आपने अप्लाई तक नहीं किया है। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना तो एक सर्विस नंबर जनरेट हो जाता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो जाता है, टेम्पररी जीएसटी नंबर बोल सकते हैं। तो ये 2-3 दिन में तो आप टेम्पररी जीएसटी नंबर कोट करके भी जीएसटी ले सकते हो, लेकिन इस ड्यूरेशन में तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो ये सारे इनवॉइसेस पे आपने कोई जीएसटी इशू किया नहीं होगा या चार्ज नहीं किया होगा। अब क्योंकि आप इफेक्टिवली यहाँ से रजिस्टर्ड हो गए तो आइडियली तो ये सारे इनवॉइसेस पे भी जीएसटी आना चाहिए और वो आएगा भी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा है कि जिस दिन ये लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद जिनके भी बिल बनते हैं ना, आपको अपने बायर्स को इनफॉर्मली बोल के रखना पड़ेगा कि भाई ये जीएसटी के साथ काउंट होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ तो इन इनवॉइसेस पे जीएसटी आएगा। तो अभी आप बोलो तो मैं आपको इनवॉइस बिना जीएसटी वाला बना के दे देता हूँ, बाद में उसको रिवाइज कर लेंगे। बट जब आपसे ऑर्डर प्लेस करवा रहा हूँ या आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ तो पहले ही बोल रहा हूँ कि दिस विल बी विद जीएसटी, ये पहले क्लियर करके आपके साथ डील कर रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन हो। एक ऑप्शन ये बचता है, या फिर आप क्लाइंट को बोलो अभी इनवॉइस इशू नहीं करता हूँ, आप गुड्स खरीद लो, इनवॉइस फिर मैं जीएसटी नंबर आने के बाद जीएसटी वाला बिल बना के भेज दूंगा, तो एटलीस्ट अग्रीमेंट तो हो सकता है कि हाँ भाई अमाउंट प्लस जीएसटी, इनवॉइस बाद में इशू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कस्टमर बोल रहा है नहीं मैं तो जीएसटी नहीं दूंगा, आपने इनवॉइस बना के दे दिया, आप एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो, ये हो, अगर वो डिनाई करे दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर जो पैसा आया है उसी में से आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके जीएसटी पे करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को तो जीएसटी चाहिए, समझ आ गई? एग्जाम्पल लेना, नंबर के साथ ले लो। इनवॉइस आपने बना दिया था 10,000 रुपीज़ का विदाउट जीएसटी, कस्टमर बोल रहा है ये फुल एंड फाइनल, और पैसे नहीं दूंगा, प्लस जीएसटी मैं क्यों पे करूँ, डिनाई कर रहा है, तो आपको इसी अमाउंट को विद जीएसटी मानना पड़ेगा। अब एक नया इनवॉइस बनाओ जिसमें 10,000 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके सेपरेट करना पड़ेगा। सपोज जीएसटी का रेट अगर 12% है तो ये 100 अलग और 12% अलग करना पड़ेगा, तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा। वैसा है क्योंकि इसके ऊपर अलग से 12% जीएसटी देने को मना कर रहा है और हमें तो डिपार्टमेंट को पे करना है,
तो इसको क्या करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेंगे। अब आपको पता है इसमें जीएसटी कंपोनेंट कैसे गिनना है, याद है कैलकुलेशन, 10,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 112, तो इससे पता चल जाएगा जीएसटी कंपोनेंट इसमें कितना है। तो वो कंपोनेंट आपको नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइल करके डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी यहाँ पे फिर इनवॉइस को रिवाइज करने वाली आ जाती जब इस तरीके से अपने जीएसटी नंबर लेते हैं। फिर आप सोचो कि ये वाला सिस्टम अच्छा है, यहाँ 5 तारीख से ही काउंट होगा, ये सब इनवॉइसेस को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, पर फिर उसमें आ जाएगी पेनल्टी, तो पेनल्टी महंगी पड़ जाएगी। तो आप इसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो। कितनी बार लोग जानबूझ के कैलकुलेशन करते हैं, यार ये ईजी पड़ेगा ये वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पेनल्टी लगा रहे 5,000 10,000 ले लो, ये जो झंझट करना पड़ेगा उसमें नुकसान जाएगा, उससे तो बेटर है कि मैं पेनल्टी भर लूँ। तो यहाँ पे कोई वो अच्छे बुरे वाली बात नहीं है कि यार कैसा लगेगा, मैंने लेट रजिस्ट्रेशन कराया मेरे पे पेनल्टी लग गई। स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे हो क्या कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपने को पैसे बचाने, जो सस्ता पड़ेगा वो करेंगे। तो लोग एक्चुअली में ये करते हैं, कितनी बार जानबूझ के पेनल्टी भरते हैं, बोले ये मेरे को सस्ता पड़ रहा है, और बोले अगर नहीं पड़ रहा है तो फिर टाइम टू टाइम रजिस्ट्रेशन करा के ये इनवॉइसेस को अपने रिवाइज करने। तो ऑप्शन आपका है, चॉइस आपकी, दोनों चीज़ें यहाँ पे बोल दी। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट, एक जो वो ग्रे पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है ना, वो एसीजेड एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें सिंपली ये बोला है कि अगर आपका एक ऑफिस या एक सेटअप एसीजेड जोन में है और एक डोमेस्टिक एरिया में है, तो दोनों का सेपरेट जीएसटी नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, क्योंकि एसीजेड तो इंडिया के बाहर माना जाता है, तो उसका सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो, सबसेक्शन नंबर 2, ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज टू बी ग्रांटेड इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बट दिस इज सब्जेक्ट टू, मतलब ऐसा बोला है कि अगर आपके गुजरात में ऑफिसेज हैं और सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सब जगह ऑफिस सेटअप कर रखी है, पैन नंबर तो एक ही होगा, जीएसटी नंबर आपको सेपरेट नहीं लेना है तो इट इज ओके, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सेम जीएसटी नंबर पे आप एक स्टेट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस ऑपरेट करो, और वो एक ब्रांच हो या 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मल्टीपल स्टेट्स में आप सेटअप करते हो तो मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में देख रहे स्टेट कोड, तो गुजरात का स्टेट कोड अलग, तो महाराष्ट्र का अलग, राजस्थान का अलग, तो एक जीएसटी नंबर पे मल्टी स्टेट ब्रांचेस कैसे काम कर सकती है, वहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट विद इन द स्टेट आपको क्या करना है, आपकी चॉइस है। अच्छा, आप बोल रहे हो नहीं मुझे सूरत में और अहमदाबाद में 2 ब्रांचेस सेटअप करनी है और दोनों का अकाउंटिंग पूरा सेपरेट रखना है, 2 जीएसटी नंबर लेने हैं, तो डिपार्टमेंट अलाउ करेगा या नहीं करेगा, करेगा, आपकी चॉइस है, मैंडेटरी नहीं, लेकिन आपको चाहिए वॉलंटरीली तो आप अप्लाई करो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो सबसेक्शन 2 हो गया। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में बोला है अगर किसी को वॉलंटरीली जीएसटी नंबर लेना हो तो, जैसे मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, 20 लाख रुपए से नीचे का टर्नओवर है, अब इस सिचुएशन में मेरे लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं, लेकिन मैं जितना इनपुट टैक्स पे कर रहा हूँ उसका मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जीएसटी नंबर ले लेता हूँ, कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर लूंगा तो मुझे भी तो आईटीसी मिलेगा। बट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं नहीं, आपका तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हो तो अलाउड है। सब सेक्शन 3 में बोला कि वॉलंटरीली हम जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट को तो इसमें फायदा ही है ना, उल्टा अगर आपसे पैसे कलेक्ट करके दूंगा, थोड़ा सा आईटीसी सेट ऑफ कर भी लूंगा, तो बाकी का सरप्लस तो उनको मिलने ही वाला है, तो वो तो खुश है कि हाँ भाई वॉलंटरी जीएसटी नंबर ले लो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब जीएसटी नंबर लेने के बाद वॉलंटरीली फिर उनसे बार्गेनिंग कर रहे हो, तो बोले देखो वैसे तो मेरे ऊपर जीएसटी नंबर एप्लीकेबल था नहीं, फिर भी मैं सामने से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मुझे तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो या तो जीएसटी का रेट कम कर दो, थोड़ा एटीसी ज़्यादा दे दो, कंप्लायंस में कुछ डिस्काउंट कर दो, आप ऐसे सब बार्गेनिंग कर रहे हो। ये क्लियर लिखा है यहाँ पे कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप में और बाकी एसएससीज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया ना, अब सब एक बराबर है। अब आपने वॉलंटरीली कराया या थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से करवाना पड़ा, उस बात से डिपार्टमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं और उसका आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं, क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 4 में ये मैंने आपको एक टर्म समझाया था, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, ये वो बात हो रही। तो आपकी सूरत वाली ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग है, मुंबई वाली ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग है, ये दोनों एंटिटीज को हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। पैन नंबर जो है वो सेम, एक ही पैन नंबर है, क्योंकि आपने कंपनी बना रखी है तो उसका पैन नंबर है, लेकिन जीएसटी नंबर जो है ब्रांच वाइज अलग अलग रहेगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये सारी एंटिटीज को आपस में हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको इस नंबर से ही पहचानता है। तो अगर 3 रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है 3 ब्रांचेस के, तो उनके रिकॉर्ड्स में 3 अलग लोग हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पीपल, या दूसरा वर्ड है रिलेटेड पार्टीज, वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैन नंबर सेम है तो रिलेटेड पर्सन वर्ड भी यूज हो सकता है। आया समझ में? तो सबसेक्शन 4 इतना ही बोल रहे हैं। सबसेक्शन 5 में भी सेम बात की, नया पॉइंट नहीं। सबसेक्शन 6 में भी हेडिंग वाला पॉइंट है कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है
तो पहले पैन नंबर लेना पड़ेगा, और रीजन हमने स्टार्टिंग में देख लिया। तो ये सब सेक्शंस में आपको इंटरनल थियरी में नहीं जाना पड़ेगा, वो एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट आया सब सेक्शन 7, ये स्पेसिफिक है एनआरटीपी वालों के लिए, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब जैसे बाकी अपन लोग रेसिडेंट पर्सन है, हम जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पैन नंबर होता है। अब कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन होगा जो यूएस से आया है या कनाडा से आया है, तो उसके पास इंडिया का पैन नंबर तो होगा नहीं, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे नहीं, तो उसको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारे कंपैरिजन में अलग होगी। सब सेक्शन 7 यही बात हाईलाइट कर रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अलग हो सकती है, और उसके बेसिस पे उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जा सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इससे ऊपर कोई कंडीशन नहीं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ फेलियर टू गेट रजिस्टर्ड। अब इसमें ऐसा है कि जीएसटी नंबर आपको ले लेना चाहिए था, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, आपने क्या सोचा, बोले देखो जीएसटी नंबर लेंगे तो डिपार्टमेंट को पता चलेगा ना कितने पैसे कमा रहे हैं, तो हम वो लेजेंड वाली कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं, ठीक है। तो जीएसटी नंबर लेंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, उसका इंतजाम यह कर रखा है। अगर डिपार्टमेंट को डाउट हुआ और उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई कितना कमा रहे हो, क्या है क्या नहीं, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की बात आई, तो वो सामने से आ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और आपको जीएसटी नंबर सामने से देके जाएंगे। आपने अप्लाई नहीं किया लेकिन वो इम्पोज कर देंगे, ठीक है, पता चल गया। और ये भी मालूम पड़ गया उनको कितने पैसे अभी तक कमा रहे थे जिसपे जीएसटी आपने चार्ज नहीं किया है, तो अब वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड अलॉन्ग विद पेनल्टी। तो आपको रिग्रेट करवा के जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन हमने सामने से नहीं करवाया, वो महंगा पड़ेगा। तो वो घर पे आके रजिस्ट्रेशन करवा के जाएंगे ना आपका, तो आपको महंगा पड़ेगा। बेटर है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होते ही वो रजिस्ट्रेशन करवा देना। और ऐसे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले बहुत बार रेड करते रहते हैं, अलग अलग बिजनेसेस में वो लोग रेड करते हैं। कितनी बार तो कस्टमर बन के जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए, फिर पूछ लेते हैं बातों बातों में क्या है, कितने क्लाइंट है, ये वो, कितना आपका सेल हो जाता है। तो अपन बता रहे हैं, अपने को क्या मालूम कि जीएसटी ऑफिसर है, तो वैसे करके आपने सारी डिटेल उसको दे दी। अच्छा, वो इनवॉइस वाले केस में भी होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं उनके वहाँ भी चले जाते हैं और बोलते हैं बोले यार बिल विल मत बनाओ, छोड़ो, ये 18% जीएसटी लग जाएगा, कैश में कुछ हो सकता है तो बोलो। आप बोलोगे हाँ हो जाएगा कैश दीजिए ना, वो ऐसे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, इतने रुपए का गुड्स खरीदा है आपने, इसका बिल नहीं आएगा। और जैसे ही आपने बोला आप फंस गए, जीएसटी नंबर ले रखा है, 18% जीएसटी कलेक्ट करना, आप बोल रहे हो कैश में सेल कर देंगे, इलीगल हो गया। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। कभी कभी ये लोग इस तरीके से भी एक्शन ले लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था केस हुआ जीएसटी वाला, बहुत सारे होते हैं, वन ऑफ देम एक बड़ा फेमस था, उनके न्यूज़ पे भी आया था, एक समोसे कचौरी वाला था दिल्ली में, उसके वहाँ इन्होंने जीएसटी वालों ने इसी तरीके से रेड कर दी, और उसका जीएसटी नंबर नहीं था। अब जितनी भीड़ उसके वहाँ लगती थी, अपने भी तो यही करते हैं ना, कहीं खाने पीने जाते लाइन में लगे होते हैं, आप लोचा खाने चले गए है ना, लाइन में लगे हो, आप क्या गिन रहे होते हो, बोले कितने लोग आए, कितने ऑर्डर हुए, एक प्लेट कितने की है, सुबह से शाम तक इतना कमा चुका होगा, है ना, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये सब ख्याल आ रहे होते है ना। तो लोचे की लाइन में लगे लगे आपके दिमाग में ये लोचा चल रहा है कि ये कमा कितना रहा है, तो जितना जल्दी ऑर्डर देगा उतना उसके लिए अच्छा है, नहीं तो आप दुकान भी देख लोगे कि अपने भी सामने शुरू कर देते हैं, यही चल रहा होता है। अब वो समोसे कचौरी वाले के भी यही मैटर चल रहा था। अब जीएसटी वालों ने देखा इसका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं और भीड़ कितनी लगी रहती है, अब वो लोग खुद वहां गए एज अ कस्टमर, आधा पौना घंटा लाइन में लगे तब जाके तो कुछ नाश्ता खाने को मिला, इतना वेटिंग चल रहा था। तो इन्होंने भी हिसाब लगा लिया, 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, इतने ऑर्डर तो आ चुके हैं, इतने रुपए का एक चीज बेच रहा है, ये मल्टीप्लाई करके देख लो इसका पूरे महीने का साल का टर्नओवर कितना होगा, तो बोले 20 लाख से ऊपर तो गारंटी होगा, इतना तो सामान बिक ही रहा है, तो जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद रेड मारने गए ऑफिशियली कि अब रिकॉर्ड चेक करते हैं ये वो, तो पहले एक हफ्ता उन्होंने ऐसे वॉच रखी, फिर जाके पता चला कि बोले एक्सपेक्टेड टर्नओवर 20 लाख से ऊपर था, रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कम से कम 90 लाख के ऊपर का सेल होगा पूरे साल का। तो कहाँ 20 लाख की लिमिट, कहाँ 90 लाख का सेल, समझ आ रहा है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा। अच्छा, जो दुकान पे रेड मारने गए फिर पता चला पीछे ही गली में 4 दुकान और है, ये तो सेलिंग काउंटर है, बनता तो सब कुछ वहां पे है, वो उनको मालूम ही नहीं था। तो आप सोचो किस लेवल पे बिजनेस चल रहा है, जीएसटी नंबर लिए बिना काम कर रहे। तो वहां पे फिर ये सब चीजें वो लोग एक्शन लेके कंपलसरीली आपको रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे तो इनसे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क रहेगा, फिर जितने फेमस होंगे उतना जल्दी पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट, सब सेक्शन नंबर 9, ग्रांट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये स्पेशल केस है, अगेन 2 इंस्टेंसेस है, इसमें बता देता हूँ। एक केस में बोला है स्पेशलाइज्ड एजेंट ऑफ या एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वाले पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, ये क्या पूरे वर्ल्ड के ठेकेदार हैं, इनको किसी ने बोला नहीं था कि तुम कैप्टनसी करो, ये खुद ही कैप्टन बन गए। वैसे तो यूनाइटेड नेशन वालों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ये पैसे वाले 2-5 कंट्रियों ने अपना ग्रुप बना लिया, अब पूरे वर्ल्ड को सिखाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब इनके क्या होते हैं, अलग अलग मिशन होते रहते हैं। अब जैसे एक हिपोक्रेसी वाला उनका सिस्टम कैसा है ना, यूएस है, यूके है, बड़े बड़े कंट्रीज है,
तो ये लोगों को ना अपने जैसे कंट्री इंडिया और बाकी सब कंट्रीज में ना गरीबी नजर आ रही है, पानी की प्रॉब्लम नजर आ रही है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, बीमारियां फैल रही है, सब नजर आ रहा है। इनके खुद के कंट्री में भी ये सब चीजें हैं, लेकिन वो नहीं नजर आती। अब ये लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक काउंसिल बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उसको इंडिया भेजते हैं, बोले यहाँ पे पानी की सप्लाई की बहुत तकलीफ है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। अब यही चीज अगर आप इनके कंट्री में जाके देखो तो हालत सेम है, कोई फर्क नहीं है। यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में भी आधे से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, और जैसे अपने यहाँ लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं रात को, उनके वहाँ भी ऐसा एरियाज है जहाँ पे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं, या फिर वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने लोग तो गाड़ी में सोते हैं, कार ले रखी है, कार में ही सो रहे हैं, कार को ही घर बना रखा है, फिर रेडी होकर सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आके गाड़ी में सो गए। उतनी वहां पे भी हालत खराब है, लेकिन वो उनका मीडिया ना कहीं पे प्रोजेक्ट नहीं करता। और इंडियन कंट्रीज को या यहाँ पे अपने एशियन कंट्रीज को टारगेट करते हैं कि तुम गरीब कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब काम करने के लिए आते रहते हैं। अब ये यूनाइटेड नेशन वाले इंडिया आके किसी मिशन पे काम कर रहे हैं, तो इनको स्पेशल एजेंसी बोला जा रहा है। अब इनसे जीएसटी चार्ज करना, इन पे जीएसटी लगाना, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्पररी प्रोवाइड करते हैं, इनसे अगर कोई जीएसटी लिया भी गया तो इनको एट दी एंड रिफंड मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से जो लोकल सप्लाईज वो बाई करेंगे, तो सेलर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करना, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनसे जीएसटी लिया जाए, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, तो फिर उनको रिफंड करना पड़ेगा। अब रिफंड मांगने आएंगे तो उनको पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर तो चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन इनका यहाँ पे सेक्शन में किया जाता है, पता चला। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरी भी कैटेगरी है इसमें, कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कुछ आइडिया है इसके बारे में? फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिसेस, सुना आपने? इंडियन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। अब जैसे इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, तो उसका मतलब ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया में एक डिपार्टमेंट सेटअप कर रखा है, एक ऑफिस सेटअप कर रखा है कि यूएस का कोई भी नेशनल अगर इंडिया आया, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी गवर्नमेंट को कैसे कांटेक्ट करे, वो एम्बेसी के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं अपने, वो भी एम्बेसी से ही पास होके आता है, वो लोग अलाउ करते हैं तो आपको वीजा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री के प्रीमाइसेस में अपनी एम्बेसी सेटअप करता है, दैट शोज कि उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं। तो दो कंट्रीज की एम्बेसी, जैसे यूएस में आप जाओगे तो इंडियन एम्बेसी है एंड वाइस वर्सा है, तो दिस शोज कि इंडिया और यूएस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, तभी हमने वहां पे जाके ऑफिस सेटअप किया, अदरवाइज क्यों करेंगे। अच्छा, इंडियन एम्बेसी जो यूएस में काम कर रही है, उसमें स्टाफ में कौन एम्प्लॉयड होता है, यूएस के लोग होते हैं कि इंडिया के होते हैं? यहाँ से ऑफिसर्स को भेजा जाता है, उनकी फैमिली के साथ जाते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है यूजुअली 3 इयर्स का रहता है, और फिर ट्रांसफर एंड ऑल होता रहता है, तो ये सिस्टम फॉलो होता है। अच्छा, इसमें और ऑफिस होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सुलेट ऑफिस। एम्बेसी जो है वो एडवांस लेवल है या सेकेंड लेवल है, कॉन्सुलर ऑफिस जो है फर्स्ट लेवल है। तो अगर किसी कंट्री के साथ अभी इनिशियल स्टेज पे डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप किए, जो बहुत अभी सुपीरियर स्टेज पे नहीं है, तो हम डायरेक्ट एम्बेसी नहीं सेटअप करते, कॉन्सुलर ऑफिस या कॉन्सुलेट ऑफिस सेटअप करते हैं। फिर अगर रिलेशंस और बेटर हो जाते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में हम एम्बेसी की तरफ जा सकते हैं वैसे। तो ये जो ऑफिसर, जैसे यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, तो जो ऑफिसर्स यूएस से आए होंगे, गवर्नमेंट उनसे जीएसटी चार्ज करना नहीं चाहती, रीजन आपको समझ में आई रहा है। बट उन्होंने यहाँ लोकल सप्लाईज पे जितना भी जीएसटी पे किया होगा, उसका रिफंड देना है उनको। तो रिफंड देने के लिए उनको बोलेंगे कि आप एक रजिस्ट्रेशन ले लो यहाँ पे, ताकि जैसे ही आप जो भी सप्लाईज परचेस करते हो इंडिया से, उसका जीएसटी का रिफंड के लिए आप अप्लाई करो, पैसे वापस मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो दो एंटिटीज बोलती, स्पेशल एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ये फॉरेन एम्बेसी के ऑफिसर्स जो इंडिया में काम करते हैं। नेक्स्ट, अब अगले सब सेक्शन में हेडिंग वाला पॉइंट, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आफ्टर वेरिफिकेशन ही पता चलेगा ग्रांट करना है या एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, तो इम्प्लाइड सी बात है। फिर बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में मिलेगा, ये भी ऑब्वियस है। और लास्ट पॉइंट में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डीम्ड टू बी ग्रांटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ नो डेफिशिएंसीज कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, और उन्होंने कोई गलती भी नहीं निकाली कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसिंग है या कुछ बाकी है, तो एक पॉइंट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है ऐसा मान लिया जाएगा। डीमिंग प्रोविजन, ये ड्यूरेशन रूल्स में मेंशन किए, सेक्शन में नहीं है यहाँ पे। पहले के टाइम पे 7 डेज था, अब इसको बीच में रिड्यूस करके ना 3 डेज कर दिया था। तो आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया, 3 दिन में कोई जवाब नहीं आया, तो मान लेंगे आपका जीएसटी नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप डायरेक्टली उनसे जीएसटी नंबर ही मांगोगे और कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? ये डिपार्टमेंट पे प्रेशर रखा है कि भाई जल्दी काम करो। रीजन वही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। बिकॉज यही फैक्टर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसमें काउंट होते हैं। कोई भी कंट्री में बिजनेस करना कितना ईजी है, कितना टफ है, कौन से पैरामीटर से पता चलता है, उसमें वन ऑफ दोज इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन,
और भी चीजें होती है। बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या करना है, कंपनी रजिस्टर करानी है, पैन नंबर लेना है, पैन नंबर लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाना है। ये सारा काम जितना जल्दी होगा उतने पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं उस कंट्री को, और फिर वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग आती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा कंट्री सबसे बेटर है और इंडिया कहाँ पे रैंक करता है। क्लियर हुआ ये? तो इसके लिए प्रोसीजर को और उन्होंने कट शॉर्ट कर दिया। तो अपने फेवर में है ना, 3 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अपना टेंशन खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सेक्शन नंबर 26। अब ये छोटे सेक्शन है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब इसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें ना SGST और CGST डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। आपने पहले ये सुना भी होगा, सरकारी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है ना, वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के पास जाओगे, बोले उसके पास जाओ, पहले ये फॉर्म भर के आओ, ये काम करके आओ, फिर उसके पास जाओगे, बोले नहीं पहले उसको बोलो काम करे, फिर मुझे बोलो। समझ आ रहा है? ये सब चलता रहता है। तो ईगो क्लैश भी होता है और काम चोरी भी होती है, और घुमाते रहते हैं अपने को, पब्लिक को। अब यहाँ पे ये चीज का प्रॉब्लम इन्होंने पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया। आपको पता है स्टेट लेवल पे जो GST एक्सचेंज हो रहा है उसमें दो है, एक CGST और एक SGST। एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक स्टेट अथॉरिटी। अब क्योंकि स्टेट लेवल पे दोनों अथॉरिटी साथ में काम कर रही है, अगर असेसी को बोला कि दोनों जगह जाके वेरिफिकेशन करवाओ, CGST ऑफिसर से भी रजिस्ट्रेशन कराओ, SGST वाले से भी कराओ, अब दोनों में से एक ना बोले और एक हाँ बोले तो अपने कहाँ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले ही इस चीज को यहाँ पे सेक्शन में लिख के खत्म कर दिया। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपका एप्लीकेशन SGST ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया तो इम्प्लाइड है कि CGST ऑफिसर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अलग से उससे फिर से पूछने जाने की जरूरत नहीं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। CGST वाले ने अप्रूवल दे दिया तो SGST वाले ने भी अप्रूवल दे दिया, मान लिया जाएगा। अच्छा, किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया, ये मान लिया जाएगा। तो इससे अपना काम आसान हो गया। दोनों ऑफिसर्स को समझाना, कन्विंस करना, एप्लीकेशन करना उसकी नीड नहीं है। किसी भी एक डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया ना, बाय डिफॉल्ट दूसरे का जवाब भी सेम होगा वैसा। तो ये सेक्शन 26 में क्लैरिफाई कर रहे हैं। सब सेक्शन 2 में आप देखो हेडिंग में लिखा है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर SGST और UTGST एक्ट टू बी डीम्ड एज रिजेक्शन अंडर द CGST। क्लियर ये पॉइंट? ये है सेक्शन 26। नेक्स्ट 27, ये अपना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP वाली स्टोरी। यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो लिमिट्स को अंडरलाइन कर लो जो मैं आपको बता रहा था 90 डेज वाली। 90 डेज तक के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो ये ऑप्शन ओपन है। ये 90 डेज को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या होता है, जैसे कोई इवेंट है, कोई एग्जीबिशन है, कोई वन टाइम इवेंट कर रहे हो जिसमें आपका GST नंबर आने वाला है, तो वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन कर दो। इसमें GST का अमाउंट जो सबमिट करना होता है ना, वो एडवांस में सबमिट करना होता है, ये भी चीज़ बोली, और उसकी टाइम लिमिट दे रखी है कि भाई आपको एडवांस में GST सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आप आ सकते हो। वैसे इसका एक एग्जांपल ले लो कि कहाँ काम आ सकता है। आप कोई कॉन्सर्ट, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, ऐसा कुछ है। अब ये इवेंट आप वन टाइम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि रेगुलर करते रहते हो, तो आपको उसी इवेंट के लिए GST नंबर की जरूरत है। अब इसमें कैसा होगा, जो इवेंट होने वाला है उसमें कितना GST कलेक्ट होगा, इसका कुछ लमसम आइडिया लग सकता है, या इवेंट के बाद ही पता चलेगा? बोलो, है ऑप्शन पहले से कुछ पता चले? लमसम भी आइडिया नहीं लगेगा क्या? क्योंकि कोई इवेंट हो रहा है ना, तो उसकी टिकट्स आपने एडवांस में बेची होंगी, है ना? टिकट्स तो पहले ही बिकती है, उसके बाद इवेंट होता है। तो जिस दिन इवेंट हो रहा है उस दिन तो सारी टिकट सोल्ड आउट है, तो एडवांस में टिकट बेची है तो एक एक्सपेक्टेशन तो होगा ना कि ये प्रीमाइसेस है जहाँ पे आप इवेंट करने वाले हो, 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, 300-400 टिकट है तो एवरेज बिक जाएंगी, इतने प्राइस की टिकट है, इतना GST आएगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं, इसलिए इन्होंने बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको GST का जो अमाउंट है वो एडवांस में सबमिट कर देना होता है। फिर बाद में जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, एक्चुअल हिसाब अपने देख लेंगे कितना हो रहा है, जो भी अमाउंट एक्सचेंज करना है, डेफिशिएंसी है, सरप्लस है, वो बाद में रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे देख लेंगे। आया समझ में? तो इसमें ये प्रोसीजर आपको ध्यान रख के चलना है कि रजिस्ट्रेशन एडवांस में लेना, पैसे भी पहले ही देने पड़ेंगे। बस इससे ऊपर कुछ नहीं है 27 में ये स्टोरी। फिर नेक्स्ट देख लो सेक्शन नंबर 28, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये अगेन सिंपल सेक्शन हो गया। अमेंडमेंट वाले में ये बोला, आपने अभी CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, ICSI के पोर्टल पे, उसमें आपने जो डिटेल्स दी आपको पता है, कल को कोई डिटेल में चेंज करना हो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, तो चेंज करने का ऑप्शन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली सेम चीज यहाँ पे भी है। तो GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की उसमें से कोई भी डिटेल चेंज होगी तो आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रूफ देना पड़ेगा साथ में ऑब्वियसली, और अगर वो प्रूफ वेरीफाई हो गया तो डिटेल्स वो लोग अपडेट कर देंगे। सिंपल प्रोसीजर है। तो 28 इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। हेड पॉइंट्स देखने एक बार देख लो। सब सेक्शन 1 में
चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स टू बी इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इम्प्लाइड सी बात, प्रॉपर ऑफिसर में अप्रूव और रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स, वो उनका कॉल है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। और थर्ड पॉइंट में सेम, अगर SGST वाले ने हाँ बोल दिया तो CGST वाले की भी हाँ, और अगर उसने डिनाई कर दिया तो CGST वाले ने भी डिनाई कर दिया, मान लिया जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक डिपार्टमेंट ये काम कर सकता है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी क्लियर? तो 28 सेक्शन तक रखते हैं अपने, 29 एंड 30 कल कंप्लीट करेंगे।